गजब की बात है कि हर बार एक मुद्दा कांग्रेस गाय बगाए किसी भी बहाने से लेके आती है। दादूपुर नलवी नहर, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ अवार्ड जो इन लोगों ने किया वो भी ठीक नहीं कर पाए थे। 2000 एकड़ जमीन इक्वायर होने की बजाय 800 एकड़ जमीन ही इक्वायर हो पाई थी। 2200 वही 2022 में। और उसमें भी बहुत सारे किसानों ने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारी ज़मीन वापस कर दो और ये पैसे भरा लो। लगभग 125 लोगों ने पैसे जमा कराए और अपनी ज़मीन वापस ली। किसान खुश हैं कि ये काम यहीं पे रुक जाए। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती एक्वायर मत करो, मगर कोई नाक का सवाल बना रखा था। यही नाक का सवाल बना के आप भी आते हैं, गाए बगाए हर सेशन में इसका सवाल लगाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, फिर चर्चा से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। कभी भी इन लोगों ने प्रॉपर इसका जवाब नहीं सुना। एक बार दो बार मनोहर लाल जी के समय में 2014 वाली टर्म में इनको तसल्ली से इसका जवाब दिया था, मगर वही बात है कि हम तो ढीठ है, मानेंगे नहीं। रही बात रोहतक के तालाब की, आप बात करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ वहाँ पे ये अभी भी बात को घुमाएंगे। हमने कहा कि वहाँ कागजों में कोई तालाब नहीं है, ये कहते वहाँ तालाब है। भाई हम कब मना कर रहे हैं? तालाब है कि नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, तालाब होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर कागज में तालाब नहीं है। नहीं, बत्रा साहब दिखा रहे हैं सर, गैर मुमकिन तालाब है, फर्द दिखा रहे हैं। देखिए नहीं, वो फर्द लेकर के आए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जो चीज मीडिया में दिखा सकते हैं वो सदन के पटल पे भी रख सकते हैं। सदन के पटल पे रखने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर कोई ऐसी बात है तो सदन के पटल पे रख देते, तो भाई ये है, हम भी दिखवा लेते उसको कि क्या सही है क्या गलत। जो पहला इशू था दादूपुर नलवी नहर का, क्या उसमें कोई तकनीकी दिक्कतें भी थी? वो कह रहे थे कि उसकी दिशा ही नहीं ठीक थी। वो नहीं, उसमें मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। देखो असल में ये क्या है कि रिचार्ज होना चाहिए, उसके लिए बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए उसके लिए, और सब हमारा जो SYL का पानी आ जाएगा उस पानी के लिए सब चीज़ें बनाई गई थी। मगर जिसका स्टार्टिंग से विरोध हो और उसमें किसानों ने अपनी ज़मीन देने से भी मना किया हो और उसका विरोध प्रदर्शन किया हो, और जिसमें ज़मीन पूरी नहीं ले पाए, एक्वायर नहीं कर पाए, लोगों ने विरोध किया था, फिर भी ज़बरदस्ती उस पर काम करके जितना उन्होंने किया किया। अब उसमें हमने किसानों को ऑफर दिया, किसानों ने इस बात को माना और अभी तक किसान इस बात के लिए तैयार है अभी भी कि भाई हमें हमारी ज़मीन दे दे, वो पैसे भरने के लिए तैयार है। लेकिन सर आपको ये 20 दिसंबर की तरफ से सवाल उठाएगा शिक्षण संस्थान को लेकर। किसकी तरफ से? दिनेश फोगाट की तरफ से जी जी, सवाल उठाया कि कॉलेज बनाया जाए, महिला कॉलेज बनाया जाए। आपने जवाब भी दिया। हाँ, देखिए मैं एक निवेदन करूँ, हमारे पास कॉलेज के लिए हमने लगभग 70-75 कॉलेज बनाए, 79 कॉलेज टोटल 79, और इसमें 20 किलोमीटर की परिधि को तय किया कि हर 20 किलोमीटर पे हम लोग एक कॉलेज पढ़ाएंगे, और इसमें 31 महिला कॉलेज हम लोगों ने बनाए हैं। खुद जुलाना में 1 किलोमीटर की दूरी पे एक कन्या महाविद्यालय, 2 किलोमीटर की दूरी पे एक सरकारी महाविद्यालय, दोनों में सीट वेकेंट है, सीट खाली है, भरी नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई व्यवस्था उपलब्ध ना हो तब तो हम लोग उसके ऊपर काम करें। जब एक चीज़ वहाँ पे है ऑलरेडी तो उसमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी हमने क्योंकि विनेश जी ने इस देश के लिए परचम लहराया है, उनका मान सम्मान वो बढ़ता है, और इसलिए हमने उनको कहा कि भाई अगर ये सीट पूरी हो जाए और फिर भी कोई दिक्कत आए तो भविष्य के लिए उनकी प्रपोजल पे ना नहीं हाँ है, भविष्य के जब भी कभी दूर।
मंत्री जी नहर वाले इशू पे मंत्री जी नहर वाले इशू पे सीएम ने कल एक हाउस ही में- जगह से बाहर निकलो या हाउस- नहर वाले तो नहीं, बहुत बात उसमें ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या कोई लीगल राय ली गई है और क्या कदम है अगला? देखिए उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अब जवाब देंगे। सर शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सदन में उठा। देखिए कोई शिक्षकों की कमी नहीं है, उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की बात है। अभी मैं भी 2.5-3 महीने पहले ही बना हूँ और बनने के बाद मैंने एक मुस्का की रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे और ये भी मैंने सीधा निर्देश जारी किया है कि हर स्कूल में टीचर उपलब्ध हो, बिना टीचर के एक भी स्कूल नहीं होगा। जैसे पहले बोल देते हैं कि जी यहाँ पे है नहीं है, होगा जरूर कुछ ना कुछ बात होगी तभी कोई बात निकल के आती होगी, मगर मैंने दिखवाया है, अभी तक है नहीं। कमी जरूर है कि किसी जगह पे 2 टीचर होने थे वहाँ पे 1 है, कई जगह 5 टीचर होने थे वहाँ पे 3 है, इस तरह की बात तो आई है। उसको भी मैंने कहा कि इसको इतना प्रॉपर दुरुस्त करिए और उसमें हमने पहले चरण में एक 1500 स्कूल लिए हैं जिसमें छोटी सी भी कमी ना हो और 1 अप्रैल से हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको पूरी तरह से हायर में हम लोगों ने लागू कर दिया है। देश का पहला राज्य हरियाणा है जिस पे हमने ये किया। लगभग 10 से 12 मीटिंग्स मेरी एनईपी को लेके पूरे डिपार्टमेंट के साथ हुई है। हमने देश भर के सब शिक्षाविदों से लेके बाकी लोगों के साथ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, हर जगह पर हमने मीटिंग्स की है, उनकी राय जानी है और राय जानने के बाद हमने उसको पूर्णतः लागू कर दिया है। अब जो एलिमेंट्री में और हाई और सेकेंडरी तक की जो है उसमें लगभग 300 के आसपास में काम करने के गोल बनते जिसमें 201 पे हमने पूरा काम कर लिया। अब जो ये 99 गोल्स अचीव करने बचते हैं इसमें कुछ ऐसे कि जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर हम लोगों को करने हैं, कुछ ऐसे जो निरंतर चलेंगे, कोई एफडी से संबंधित होते हैं, कोई दूसरे मामले होते हैं, वो चलेंगी। यानी कुल मिला के हम लोग 2025 के अंत तक आते आते या नेक्स्ट सेशन तक हम लोग पूर्णतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके देश में प्रथम राज्य बनेंगे और उसमें कहीं चूक ना हो, इसलिए हमने समाज के हर वर्ग से इस पे राय मांगी है। सर ये जो 1500 स्कूलों की बात आपने बताई, क्या खासियत रहेगी? इन 1500 स्कूलों में खेल का स्थान होगा, 1500 स्कूलों में पीने के पानी से लेके, टॉयलेट से लेके, पंखा से लेके, टीचर से लेके हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। और मंत्री जी मंत्री जी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यमुना की सफाई को लेकर के काफी गहमा गहमी रही और यमुना की दिल्ली की सरकार उसकी सफाई पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन हरियाणा में ऐसे कई नाले हैं जिनका पानी जो है सीधे यमुना जी में जा रहा है। हरियाणा सरकार यमुना की सफाई को लेकर क्या करेगी? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ नाले गए हो, मैं ना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, मैं बेवजह आपके क्षेत्र से तो सबसे ज्यादा होंगे सर पानीपत से। देखिए अब अद्भुत बात यही है जो इन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ पानीपत में एक भी नाला दिखा दे जो यमुना जी तक जाता हो। अच्छा पानीपत सिटी से लेके यमुना के बीच में लगभग 22 से 23 किलोमीटर का गैप है और वहाँ पे मुझे अद्भुत बात है कि आम आदमी पार्टी का नेता जाके एक नाले खड़ा बोला देखो ये पानी यमुना जी में जाता है। भाई यमुना जी में कहाँ से जा रहा है? वो नाला दिखाता था मामले में कौन सा जाके यमुना जी में पड़ रहा है। मैं तो वहीं का वासी हूँ, हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में देखा नहीं कोई उन्होंने खोद खाद के लेके गए तो रात बेरा नहीं भाई मैंने। अच्छा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों को इंतजार है सर। हाँ बिल्कुल, जी उस पहले आप पूरा मैं बता रहा हूँ ना, कोई ऐसा नाला नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है उसको एक बार चेक करवा जा सकता है और चेक करवा के अगर कोई इस तरह का कोई नाला वगैरह तो उस पर जरूर एसटीपी वगैरह लगा के पानी का जो बीओडी है उसको ठीक करके अगर उसमें डलने की परिस्थिति होगी तो डलेगा, नहीं तो नहीं, उसकी कोई और व्यवस्था करके उस पानी को एग्रीकल्चर में या दूसरे संसाधनों में लगाने का प्रयास करें। मंत्री जी ऑनलाइन पॉलिसी को लेकर के शिक्षकों को इंतजार है क्योंकि बड़ा तबका है। आप बता रहे हैं कि इसके अंदर रैशनलाइजेशन या फिर नए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कब तक ये हो जाएंगे और कब तक ऑनलाइन ट्रांसफर खोलेंगे? विभाग को निर्देश दिए हुए बहुत तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं और मैंने उनको कहा हुआ है कि कोशिश करिए कि 1 अप्रैल तक आप अपने काम को पूर्ण कर लें। इसके बाद खुलेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर? बिल्कुल सब चीजें ऑनलाइन, सब चीजें। मंत्री जी राव साहब बैठे हैं। मंत्री जी
जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं 10वीं के बोर्ड के 12वीं के बोर्ड के, क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लीक हो रहे नहीं, एक बार हुआ लीक, मामला संज्ञान में आया। एक तो मामला ऐसा, उसमें क्या करोगे, एक शरारती बच्चा बैठते उसने पेपर लिया, हाथ में आते ही वो खिड़की से बाहर फेंक दिया, अब वो उठाया, लीक हुआ। कड़ी सख्ताई हम लोगों ने की है और उसमें इस तरह का प्रावधान कर दिया कि कहीं कोई आसपास में भी अगर कोई मिलता है तो उसको भी नहीं बख्शेंगे। अब जब थोड़ी सी सख्ताई करनी शुरू की तो समाज के लोग आ गए कि नहीं जी ये तो ऐसे बैठे थे, नहीं जी वो ऐसे बैठे थे। फिर भी हमने उनको कहा कि ये एक चांस है, भविष्य में हम लोग इस तरह की अगर कहीं पे कोई गड़बड़ या किसी तरह की बात हो तो उसको किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है। राव साहब, कल आपका नाम लेकर के रघुवीर कादियान ने बोला कि एक अंग्रेजी अखबार में लिखा हुआ है आपके नाम से एक इंटरव्यू छपा हुआ है कि गुरुग्राम जो है कैपिटल ऑफ करप्शन है, इस तरीके की बात लिखी है। उसके अंदर जो बात आपने कही थी उनका जिक्र किया गया था। कैसे देख रहे हैं आप गुरुग्राम की उस व्यवस्था को? जिस समय उन्होंने कही उस समय मैं सदन में मौजूद नहीं था और मैंने आज अखबार भी नहीं पढ़ा कि क्या उन्होंने कहा, पढ़ के फिर बता सकता हूँ। के बयान को उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा कि मंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को कि भाई वहाँ करप्शन है, तहसीलों के अंदर करप्शन है, इस बात को उसके अंदर कहते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव से पहले की बात थी और चुनाव के बाद भी मैं कहता हूँ कि यदि हम कहें कि 100% करप्शन हमने खत्म कर दी तो ऐसी कोशिश हमारी है कि करप्शन खत्म हो, लेकिन मैं कह दूं करप्शन बंद होगी ऐसा संभव नहीं है। अभी करप्शन शुरू होता है। गुड़गांव क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल हरियाणा की मैं कह सकता हूँ, तो करप्शन तो है। कोशिश है हरियाणा सरकार की उसमें कमी आए और खत्म हो। आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कितने कामयाब हो जाते हैं वो सब अनुसार आपको बताऊंगा। राव साहब, आप एक पोस्ट के व्यक्ति को 2 चार्ज उसके विरोध में भी थे, उसे भी मैं पहले भी विरोध में था, आज भी विरोध में हूँ, लेकिन सरकार बनने के बाद उतने ट्रांसफर अभी नहीं हुए। उम्मीद है कि सेशन खत्म होने के बाद सरकार ट्रांसफर खोलेगी और मुझे उम्मीद है कि एक आदमी को एक ही पोस्टिंग मिलेगी। आप दोनों सर वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, मंत्रियों को भी ट्रांसफर पावर मिले, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? दोनों ये तो हर सरकार में हर मंत्री की कोशिश होती है मेरी पावर को, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे कर दे, लेकिन ट्रांसफर खुलने चाहिए और मिनिस्टरों की माननी चाहिए और माना भी गया है। कभी ये तो ठीक है, एक बार सरकार तीसरी बार बनी है तो कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर खोलने चाहिए, उसके बाद हो सकता है कि 1-2 साल ना खोले। बार बार मैं भी शक में नहीं हूँ कि ट्रांसफर हो, 3 साल में एक बार ट्रांसफर जरूर होनी चाहिए। अधिकारी को काम करने का मौका मिलना चाहिए और यदि वो काम नहीं करता तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। एक पत्र आया था सर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कि अगर बाहरी दबाव किसी कर्मचारी अधिकारी ने डलवाया ट्रांसफर के लिए, चाहे वो मंत्री का ही क्यों ना हो, उसे वाजिब नहीं माना जाएगा। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के कारण भी हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है। चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी बड़ा अफसर है, उनके संज्ञान में हमसे ज़्यादा उस अधिकारी के बारे में जानकारी होती है। यदि ऐसी बात है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।